मशीन लर्निंग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर एमएल का 5वां हिस्सा है ये। तो वीक 2.5 कहलाएगा और आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग के जो टॉपिक्स हैं वो है लीनियर अलजेब्रा इन डायमेंशन रिडक्शन EGPSCA, प्रोबेबिलिटी इन जनरेटिव मॉडल्स नाइव बेस, optimization using gradients in model training, and representation of data and decisions boundaries in vector spaces. तो पहला है the logic structures and soul behind intelligent system. मशीन लर्निंग का असल बुनियाद मैथमेटिक्स और अगर हम देखें तो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की और मॉडल की प्रोटेक्शन करने में, पैटर्न रिकॉग्निशन में ये काम करता है और मैथमेटिकल लॉजिक काम करता है, यानी कि ये वो बेस है जो डाटा को समझाती है कि आपने लॉजिकली स्ट्रक्चर को किस तरीके से आपने इसकी लर्निंग पावर को इस्तेमाल करते हुए आपने इसके जवाब देने हैं। वाई मैथमेटिक्स मैटर। सोचिए कि आप कंप्यूटर के सोचना सीखना चाहते हैं, सोचने की तरह सीखना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को में कोई जज्बात नहीं होते, तो लिहाजा उससे सिर्फ लॉजिक और नंबर ही समझ में आते हैं। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ज़ुबान है जिससे हम डाटा के पैटर्न को भी रिश्ते बनाकर कंसिस्टेंसी के साथ समझा सकते हैं। द कोर मैथमेटिक्स पिलर जो हैं वो लीनियर अलजेब्रा है, डाटा को मैट्रिक्स और वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो मॉडल्स को अनसर्टेनिटी में सोचने और डिसीजन करने के लिए सलाहियत देती है। ऑप्टिमाइजेशन जो है मॉडल को सीखने के कैसे अपना एरर को कम करना है, और वेक्टर जो है वो डाटा को मल्टी डायमेंशनल स्पेस में विजुलाइज करता है। मैथमेटिक्स दी हिडन इंजन जो मशीन लर्निंग के हर स्टेप्स को चाहे वो ट्रेनिंग हो या प्रिडिक्ट करने का हो, मॉडल हो, मैथमेटिक्स के ज़रिए चलाते हैं। अगर हम मैथ्स के साथ एल्गोरिदम भी ऐड कर लें तो इस तरीके से डिसीजन लेने में उसको आसानी हो जाती है। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस के अंदर देखें तो जो कीमत प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल लीनियर अलजेब्रा से डाटा हैंडल करते हैं और प्रोबेबिलिटी से अनसर्टेनिटी को कवर करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करता है। ये पूरा प्रोसेस मैथ के ज़रिए ही हल होता है। और बिग पिक्चर अगर देखें हम इसकी, तो मैथमेटिकल फाउंडेशन सीखने से आप सिर्फ कोडिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप मॉडल के तरह सोचने का तरीका समझ जाते हैं। ये समझा मॉडल के समझदार हो गए हैं, यानी कि आप उसी तरह से जो कि मॉडल अच्छा आप सोच रहे हैं, मॉडल भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देगा आपके कोडिंग के ज़रिए। लीनियर अलजेब्रा इन डायमेंशनल रिडक्शन PCA जो है, लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग टेक्निक की बुनियाद है, ख़ास तौर पर जब हम बहुत सारे फीचर या मल्टी डायमेंशनल डाटा के साथ हम काम करते हैं। डाटा सेट का एक फीचर एक डायमेंशन समझा सकते हैं, और जब फीचर की तादाद ज़्यादा होती है तो मॉडल डायमेंशन और मुश्किल और ओवर फिटिंग के की वजह से जो बन जाता है, उसकी वजह से कर्स ऑफ डायमेंशनली जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो इस मसले से बचने के लिए हम डायमेंशनली रिडक्शन करते हैं, ताकि PSA जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है उसको हम इस्तेमाल में ला सकें। PCA लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स हैं, इन जैसे जो है वो इनवेक्टर से इंजन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है कि इसके इस्तेमाल से तरीका अनडायरेक्शन को पहुंचने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं सीखा जा सकता है, जहां डाटा सबसे ज़्यादा बदलता है। ठीक है जी, वेरिएशन जो है वो डाटा बदलने की कहा गया, और यही वजह है कि जो जो इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट इसी वजह से कहा जाता है। डाटा को इन प्रिंसिपल कंपोनेंट पर प्रोजेक्ट करके
एक लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाती है ताकि जब भी सबसे अहम पैटर्न को कैप्चर कर सके। तो जो इसके अंदर पैटर्न कैप्चर होगा उसको वो सिग्निफिकेंट तौर पर सामने ला सकता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डेटा को सिंपल बना सकते हैं और अहम मालूमात को हम बगैर लूज किए हुए उसको हम हासिल कर सकते हैं। इससे हाउ इट वर्क्स, वेरिएंस जो है वो पहचाना जाता है। पीसीए इनडायरेक्ट लुक डायरेक्शन करता है और ढूंढता है जहां डाटा सबसे ज़्यादा मिलेगा उसको वेरी करते हुए वो प्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाले जाते हैं जाके एक डायरेक्शन जो है वो आ, सामने आ सके और कैलकुलेट की जा सके। प्रोजेक्ट डाटा जो है डाटा को प्रोजेक्ट किया जाता है डाटा सेट को प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ जरिए डायमेंशन में दोबारा बयान किया जा सकता है। इसी तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं इमेज कंप्रेशन में कि तस्वीर के हजारों पिक्सल वैल्यूज होते हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो जाहिर है कि वहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं जिसे हम पिक्सल कहते हैं। पीसीए इन हजारों पिक्सल को रिड्यूस करके कंपोनेंट के काम करता है और जो कि तस्वीर की बुनियादी सूरत है। तो एक तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी अगर उन पिक्सल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए या उनको बना लिया जाए। इससे स्टोरेज और कंप्यूटेशन दोनों कम लगते हैं ताकि तस्वीर पहचानी जा सके। तो इसके जब जो है वो कंप्यूटेशन जब कर की जाएगी तो इसमें कम स्टोर ली जाएगी ताकि इमेज जो है वो रिकॉग्नाइज हो सके। इन सिंपल टर्म में लीनियर अलजेब्रा हमें मदद करता है कि हम मुश्किल डेटा को छोटा और समझाने के लिए हिस्सों में तब्दील कर दें। तो ये स्मॉलर पार्ट में लेकर आ जाएं ताकि वो मैनेजेबल हो सके हमारे लिए। और ये सिर्फ ज़रूरी मालूमात बताती है और ट्रूली मैटर करती है कि वो जो अहम चीज़ें होती हैं उन्हीं को सामने लेकर आती हैं और जो डिस्कार्ड कर देती हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और इससे मशीन लर्निंग मॉडल की बेहतर और ओवरफिटिंग को ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से मोर एफिशिएंट तरीके से और फास्टर जो है इसको बनाया जा सकता है या उसका रिजल्ट लिया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इन जनरेटिव मॉडल्स नहीं बेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए बेसिक चीज़ है। हकीकत में डाटा अक्सर अधूरा होता है या नॉइजी होता है या एम्बिगुअस होता है और प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स ह्यूमन के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को होना लाजमी है। जैसे हम अनसर्टेनिटी के लिए समझदारी मेरे बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से उसको हम लाजमी तौर पर प्रेजेंट कर सकें वाया मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। जेनेटिव मॉडल जैसे नाइव बेस प्रोबेबिलिटी को मॉडल को इस्तेमाल करते हैं ताकि समझा सकें कि हर क्लास का डाटा किस तरह जनरेट होगा। आ, बिल्कुल आउटपुट जो सीधी करने की बजाय ये मॉडल डाटा के अंदर छुपा पैटर्न को हिडन पैटर्न जो होते हैं उनको सामने लाता है। ठीक है। और समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी कि किसी खास क्लास को के लिए कौन सा फीचर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाउ नाइव बेस वर्क्स नाइव बेस थ्योरम इस इस्तेमाल करते हैं जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उल्टा कर समझाने की मदद करता है। रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके चलेगा वो। ये मदद करता है ये निकालने में कि किसी ऑब्जर्वेशन के फीचर को देखकर उसकी किस क्लास से ताल्लुक और कितना इम्कान है कि हमें वो फीचर एक दे सके। ये इसका फॉर्मूला है और थ्योरम सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो किसी क्लास के अंदर फीचर के होने का कितना इम्कान है। अच्छा, हाउ कंपोनेंट इज ओवरऑल हाउ फ्रीक्वेंसी होती है किसी आम क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। और तीसरा है कि उसकी जो फीचर है प्रोबेबिलिटी के वो होने चाहिए और कितने चांस है कि वो ही होंगे जो कि हम पहले से एज्यूम कर चुके हैं।
नाइव बेस ये मानकर चलता है कि फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जो असल ज़िंदगी में हमेशा सही नहीं होता। लेकिन इस अज़म्पशन के वजह से मॉडल बहुत फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है, और ख़ास तौर पे बड़े डाटा सेट के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन के कामों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ये मालूम करना कि किसी ईमेल का स्पैम है या नहीं है। इसी तरह से ईमेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि फीचर माना जाता है, और मॉडल अंदाज़ा लगा लेता है कि जो लफ्ज़ स्पैम ईमेल में ज़्यादा आते हैं वो नॉर्मल ईमेल हैं। इसी तरह से ये सेंटीमेंट एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है, जहां मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा रिव्यू या कमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव ओपिनियन रखता है। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मशीन लर्निंग मॉडल को एक पावर देती है कि वो अधूरा या अनसर्टन काम को गेस करके और अनएक्सेप्टेबल को या इनकम्प्लीट डाटा को एक बेहतर तौर में प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट कर सके। नए बेस जैसा जेनरेटिव मॉडल इन्हीं प्रिंसिपल के सहारे चलता है, ताकि लफ्ज़ सहारे चलता है, ताकि जो इसको फास्ट करता है और प्रिडिक्ट करने में एक बैलेंस और सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस लेकर आता है। ऑप्टिमाइजिंग यूजिंग ग्रेडियंट्स इन मॉडल ट्रेनिंग, हर लर्निंग एल्गोरिदम के मरकज़ में एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो असली पैरामीटर को ढूंढ कर प्रिडिक्शन करने में कर एरर निकाल सके और उसको मिनिमाइज कर सके। ये पूरा प्रोसेस कैलकुलस की बुनियाद पर होता है, ख़ास तौर पर ग्रेडियंट बेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड, जिसे कि ग्रेडियंट डिसेंट डिस्क पर भी मेथड से नाम से भी बुलाया जाता है। ग्रेडियंट हमें ये बताता है कि मॉडल का पैरामीटर को किस कदर और किस डायरेक्शन में बदलना होगा, ताकि उसको हम चेंज करके उसके एरर जो हैं वो कम से कम लाए जा सके। सो बेसिक उसका आइडिया जो है कि मॉडल को रैंडम मॉडल के साथ वेट करते हुए उसको बनाएगा, मेजर करेगा कि ऑफ द मॉडल प्रिडिक्शन जो है वो उसका लॉस फंक्शन जो है वो कितना हो सकता है। हर पैरामीटर के लिए लॉस फंक्शन जो है वो किस हद तक उसकी स्लोप को निकालेगा, या उसको किस हद तक उसको बेहतर करेगा, या उसको हमें बता सकेगा कि क्या इसमें लॉस हो चुका है। और अपडेट पैरामीटर के अंदर देखते हैं कि एरर को कम करने के लिए पैरामीटर को ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपडेट करना पड़ेगा, ताकि एरर जो है वो रिड्यूस हो सके। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मॉडल कन्वर्ज को साथ ही लॉस को जो स्टॉप है वो डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंट, यानी कि डाटा को लॉस होना जो कम से कम हो सके, और एक बेहतर अंदाज में उसकी जो डिक्रीजिंग है वो कम हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे डीप लर्निंग मॉडल के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट न्यूरल नेटवर्क पर लेकर पैरामीटर को एडजस्ट करता है, ताकि प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर हो सके। इन शॉर्ट, जो ऑप्टिमाइजेशन में असल में वो तरीका है जिससे मॉडल सीखते हैं, हर कदम पर अपने साथ बेहतर इंप्रूविंग करते हैं, ताकि इटरेशन जो है बेहतर से बेहतर हो सके। मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा को आमतौर पर टेबल में या के नंबर के तौर पर लिया जाता है, ताकि जो एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस के दरमियान वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, डेटा सेट का एक फीचर को डाटा रिप्रेजेंट करता है, और वो एक डायमेंशन में होता है, ताकि एक स्पेस के अंदर एक वेक्टर की पोजीशन ले लेता है। ये ज्योमेट्रिक वे ऑफ थिंकिंग है, समझाता में मदद करता है, ताकि डाटा का बिहेवियर जो है वो
मॉडल को किस तरीके से सेपरेट और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर लेके जाता है या बनाता है उसकी। अंडरस्टैंडिंग डाटा एज अ वेक्टर को सोचें कि आपके पास दो फीचर हैं, हाइट और वेट। तो हर शख्स का एक पॉइंट होगा के तौर पर 2D स्पेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा फीचर ऐड करेंगे तो ये स्पेस क्लियर और फिर डायमेंशन में 3 डायमेंशन में चला जाएगा, जिसे हम n डायमेंशनल वेक्टर को भी स्पेस के तौर पर कह सकते हैं और ये इसी नाम से जाना जाएगा। इस तरीके में से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल ज्योमेट्री और अलजेब्रा का यूज़ करके हम डाटा पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप को इन्हांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ताकि डिस्टेंस और सिमिलरिटी को समझा जा सके कि इसके अंदर कितना डिस्टेंस है या कितनी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड डिसीजन बाउंड्रीज इन वेक्टर स्पेसेस। सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म के अंदर एसवीएम जिसे हम कहते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे एल्गोरिथम इसी वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, ताकि डिसीजन लेने के लिए एक बेहतर हमारे पास डिसीजन आ सके। सिंपली मुख्तलिफ क्लासेस के डाटा पॉइंट जैसे स्पैम और नॉन स्पैम वाली बात कर चुके हैं हम, को 2D में एक लाइन में और 3D एक प्लेन में आ सकता है, और हायर डायमेंशन में एक हाइपर प्लेन के जरिए अलग किया जा सकता है। इस अलग करने वाली सतह को, सरफेस को कॉल्ड डिसीजन बाउंड्री कहलाती है। और यही वजह है कि ये जो ऑप्टिकल डिसीजन बाउंड्री जो है वो बेस्ट सेपरेट करती है क्लास को, मिनिमाइजिंग मिसक्लासिफिकेशन करने के लिए। इसी तरह फॉर इंस्टांस जो है एसवीएम को ऐसी बाउंड्री ढूंढता है जो क्लास के दरमियान डिस्टेंस और जो मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज कर सके, ताकि प्रेडिक्शन ज़्यादा रिलायबल और जनरल हो सके। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रेडिक्शन होगी रिलायबल, उतनी ही इफेक्टिवनेस होगा आपका रिजल्ट। डाटा को वेक्टर के तौर पर हम जब देखते हैं तो समझाने में मदद मिलती है कि ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग पर कैसे असर करता है। इसी तरह से जब हम स्केल को देखते हैं तो रिटेट प्रोजेक्ट को करते हैं तो हम असल में ये बदलते हैं कि मॉडल डिस्टेंस और रिलेशनशिप में कैसा महसूस कर रहा है, या क्या उसको मॉडल को किस तरीके से परसीव कर रहा है। स्केलिंग इंश्योर यकीनी बनाती है कि तमाम फीचर्स बराबर हिस्सेदार हैं, और ये एक एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ के लिए सेंसिटिव होते हैं। रोटेशन और प्रोजेक्शन डाटा को नए एक्सेस के साथ अलाइन करते हैं। ये ज़्यादातर डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक्स जैसे पीसीए में इस्तेमाल होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग और ज़्यादा एक्यूरेट देती है, फास्टर देती है और एक्यूरेट हो जाता है। एग्जाम्पल जो है इसकी वर्ड एम्बेडेड इन टेक्स्ट एनालिटिक्स। एनएलपी में अल्फाज को वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्बेडिंग जैसे वर्ड टू वर्क या ग्लोव के जरिए। इन वेक्टर को मल्टी मिलते जुलते मानी रखने वाले वर्ड्स जैसे किंग और क्वीन एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि बिल्कुल अलग वर्ड्स जैसे किंग और कैरेट होते हैं, और ये क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं। जैसे दो तरह के वर्ड आ गए ना आपके पास, एक तो वो आ गया कि जो कि मिलते जुलते हैं, और एक वो है जो बिल्कुल ही एक दूसरे से मुतजाद हैं। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन मॉडल को कैप्चर करती है, रिलेशनशिप और कॉन्टेक्स्ट समझाने में मदद करती है, जिससे टास्क जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्रांसलेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो एक मुमकिन बन जाते हैं, ताकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हों।
इन सिंपल टर्म्स में डाटा को वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करने के से मशीन लर्निंग मॉडल पैटर्न को ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। डाटा को देखा जाए तो अगर वो कंपेयर कर सकते हैं, क्लस्टर अलग बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ताकि आसानी के साथ इसको हम कर सकें इफेक्टिवली, जो है जैसे हम कर सकते हैं तो बेहतर बना सकेंगे इसको। और ये एक विजुअल और मैथमेटिकल तरीका देता है समझाने के लिए कि मॉडल मुख्तलिफ आउटकम के साथ फ़र्क के साथ कैसे करते हैं, कैसे उनको मुमताज़ करेंगे, कैसे उनको तफरीक करेंगे उनके दरमियान। अच्छा जी। हर मैथमेटिकल बुनियाद मशीन लर्निंग के का पज़ल का एक अहम हिस्सा होता है। पीस ऑफ ज़ाहिर है कि जस्ट लाइक पज़ल होते हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लीनियर अलजेब्रा जो है वो मुश्किल और हाई डायमेंशनल डाटा को आसान कर देता है। प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी मैनेज करती है तो करता है और अधूरी मालूमात के बावजूद रीजनिंग के बुनियाद पर मुमकिन बनाता है कि उसको हम प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ले सकें। ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फाइन ट्यून करती है मॉडल को और उन्हें हर कदम पर हेल्प करती है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने चीज़ों को उजागर करना है। वेक्टर स्पेस जो है वो ज्योमेट्रिक लेंस के विजुलाइज करने और सेपरेट डाटा इफेक्टिवली करने के काम आता है। और ये तमाम प्रिंसिपल मिलकर मॉडर्न लर्निंग के मैथमेटिकल बैकबोन है, जो रॉ डाटा को स्ट्रक्चर्स, नॉलेज, मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन में तब्दील करते हैं ताकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बनाते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को पावर देते हैं।